अध्याय ईरान और इसराइल के बीच जंग बहुत तेज होती चली जा रही है और जहां ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों से हमले किए हैं, वहीं इसराइल ने भी ईरान पर फाइटर जेट से कई हमले लगातार किए हैं। और ईरान के एक हमले में इसराइल के एक बड़े अस्पताल पर हमला हुआ है, जिसमें कई लोगों की जान जाने और घायल होने की खबर मिल रही है। यह अस्पताल वो है जहां पर सैनिकों का इलाज किया जाता है। सैन्य अस्पताल है या नहीं है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन जो सैनिकों के इलाज के लिए ये जाना जाता है और करीब 10 लाख की आबादी इस हॉस्पिटल पर निर्भर रहती है इलाज के लिए, यानी बहुत बड़ा अस्पताल है ये जहां पर ये हमला हुआ है। उसमें और कई लोगों के घायल होने की पुष्टि इसराइल की तरफ से भी की गई है। हालांकि इसराइल की तरफ से किसी के उसमें जान जाने की पुष्टि नहीं हुई है। और ये ताज़ा तरीन जो हमले हैं, 7वें दिन में आज दोनों की लड़ाई पहुंच चुकी है। इन हमलों के बाद ये हमले तेज तब हुए हैं जब अमेरिका की ओर से ईरान को धमकी दी गई कि वो पूरी तरह से या तो सरेंडर करे या फिर हमले के लिए तैयार हो, हमले को झेलने के लिए। हालांकि अमेरिका अभी एक कहिए कि खुल के इसराइल के साथ अभी नहीं युद्ध में उतरा है, लेकिन इसराइल के साथ वो खड़ा जरूर नजर आ रहा है। पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से इसराइल के साथ खड़े दिख रहे हैं, उसको लेकर उनके देश में भी जबरदस्त विरोध हो रहा है। वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के खिलाफ, और यह कहा जा रहा है कि ईरान पर जो हमला हुआ है उसके जरिए ये पूरी दुनिया को एक तरह से युद्ध में ढकेलने की साजिश की जा रही है। विपक्षी दलों ने अमेरिका में यह भी कहा है कि बिना कांग्रेस की अनुमति के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को युद्ध में नहीं झोंक सकते हैं। यानी वहां पर आम लोगों के अलावा अब राजनीतिक दलों की ओर से भी इस युद्ध के खिलाफ एक माहौल बनने लगा है। इसराइल में वहां पर पहले से ही माहौल बन रहा है और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ आम जनता की प्रतिक्रियाएं दिखाई पड़ रही हैं। युद्ध में पिछले काफी दिनों से घिरा हुआ है इसराइल, और चाहे हमास के खिलाफ युद्ध हो या फिर अब ईरान के खिलाफ। और इसको लेकर लगातार जो इसराइल और ईरान के बीच में न तो बमबारी और गोलाबारी कम हो रही है और न ही एक दूसरे को दी जाने वाली चेतावनियां। लेकिन सबसे जो गंभीर मसला है वो ये है कि अमेरिका जिस तरह से इसराइल के खिलाफ, अमेरिका कहे या फिर सीधे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि अमेरिका की तरफ से शुरुआत में जो एक आधिकारिक बयान दिया गया उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि इस युद्ध से अमेरिका का कुछ लेना देना नहीं है, जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया था पिछले शुक्रवार को। और अब वहां पर जिस तरह से आम जनता और राजनीतिक दल डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों के बयान आने लगे हैं कि बिना कांग्रेस की यानी बिना अमेरिकी संसद की अनुमति के अमेरिका को युद्ध में नहीं झोंका जा सकता है, तो अब डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से इसमें फंसते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है ईरान का और इसराइल का, जहां एक दूसरे के ऊपर लगातार हमले जारी हैं। अब अमेरिका इसमें खुलकर आगे आता है या नहीं आता है, लेकिन अगर आगे आता है तो इसमें ईरान के साथ भी तमाम देश खड़े हैं और इसका स्वरूप बहुत व्यापक होने वाला है। फिलहाल ईरान और इसराइल एक दूसरे पर जबरदस्त तरीके से ये हमले जारी रखे हुए हैं। और अमलेदु जी, जिस तरह से अब अमेरिका में वहां आम जनता ही नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक पार्टियों की ओर से भी इस युद्ध के खिलाफ एक माहौल बनना शुरू हुआ है, वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ी चुनौती दिखाई पड़ रही है। हाँ, समझिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ी चुनौती बन रही है और उनके खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पूरे अमेरिका में आवाज़ें जोर शोर से उठ रही हैं। आज ही समझिए व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें हम लोग ये लाइव कर रहे हैं, उस समय वो विजुअल्स भी हम लोग दिखाएंगे। टाइम्स स्क्वायर पे प्रदर्शन हो रहा है, न्यूयॉर्क शहर में प्रदर्शन हो रहा है, कई बड़े प्रदर्शन वहाँ हो रहे हैं और जनता सड़कों पर उतरी हुई ट्रंप के खिलाफ और नेतन्याहू के खिलाफ, और नेतन्याहू को सजा देने की वहाँ मांग हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि ट्रंप जो है वो अमेरिका को युद्ध में घसीटने वाले कोई नहीं होते हैं, क्योंकि उनको अमेरिका का समर्थन प्राप्त नहीं है इस मसले को लेकर। ये हम देखिए साइड में विजुअल्स दिखा रहे हैं कि अमेरिका के प्रदर्शन की सारी विजुअल्स है समीर जी। ये न्यूयॉर्क की तस्वीरें हैं, ये विजुअल्स है जो वहां पर, और ये वहां तख्तियां लेकर, बैनर लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इस युद्ध के खिलाफ, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। आधिकारिक रूप से उसने अपने युद्ध में खुद शामिल होने की घोषणा नहीं की है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार इसराइल के पक्ष में बयान दे रहे हैं और ईरान को लगातार वो धमकी दे रहे हैं। जी, ईरान को लगातार धमकी दे रहे हैं और ईरान को धमकी देने जो उन्होंने दी, और उसके बाद फिर स्थितियां और ज़्यादा खराब हो गई। क्योंकि ईरान को धमकी देने के बाद ईरान के जो सर्वोच्च लीडर हैं सैयद अली खामेनेई, उन्होंने जो पलटकर जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हम किसी से नहीं डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं केवल, और किसी के सामने ईरान नहीं झुकेगा, हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे और इसका करारा जवाब दिया जाएगा। और उसके बाद ईरान ने समीर जी जो जवाब दिए हैं वो बड़े खतरनाक तरीके से ईरान ने जवाब दिए। आज सुबह पहले इजराइल ने जेट विमानों से हमले किए ईरान के ऊपर, और उसकी एक जो
परमाणु संयंत्र है उस पर हमला किया। हालांकि उसमें से कई जेट विमान को ईरान ने गिराया और थोड़ी सी क्षति हुई, लेकिन वहाँ कोई परमाणु विकिरण नहीं हुआ। उसके बाद जो उनके प्रवक्ता हैं, सेना के प्रवक्ता हैं, उन्होंने खुली चेतावनी दी और ये कहा कि हम आपको बंकर से 1 मिनट के लिए बाहर नहीं निकलने देंगे। और ये चेतावनी देने के समझिए मुश्किल से 15 मिनट के बाद फिर ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले जो कर दिए। पूरे देश में इसमें सायरन बज रहे हैं। जो सबसे बड़ा उनका एक सैन्य अस्पताल समझा जाता है बोर्शिवा में, उसको बताया कि साहब, इजराइल का कहना है कि उसको निशाना बनाया, लेकिन ईरानी सेना का कहना है कि हमने उसको निशाना नहीं बनाया। उसके बराबर में जो पुलिस कमांड, जो मिलिट्री कमांड है, हेडक्वार्टर मिलिट्री का, उसको हमने निशाना बनाया, और जो इनकी खुफिया एजेंसी है उसको हमने निशाना बनाया है। और ये अस्पताल का बहाना बना रहा है, तो अस्पताल को हमने निशाना नहीं बनाया है। अस्पताल के बगल में जो कमांड है उसको हमने निशाना बनाया है। तो ये क्या है, वहाँ के राष्ट्रपति जो है हर्जोग, इजराइल के राष्ट्रपति, अब वो समीर जी जो है वो रोना उन्होंने शुरू कर दिया है, एक तरीके से कहा जाए। और उन्होंने ये कहा है कि 2 दर्जन लोग जो है वो घायल हुए हैं, इस तरीके का उनका कहना है हर्जोग का। यानी इस तरह एक इस्राइल की तरफ से अब ये कहा जाने लगा कि ईरान नागरिक ठिकानों पर हमला कर रहा है, यानी अब वो बैकफुट पर दिखाई पड़ रहा है और एक तरह से विक्टिम बनने की कोशिश कर रहा है। जबकि हमलों की शुरुआत इस्राइल की तरफ से ही की गई। ईरान पर कई सारे वहां पर परमाणु वैज्ञानिकों और सैन्य कमांडरों को मारा गया, उनको निशाना बनाकर मारा गया, और अब तक 250 से भी ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर आ रही है ईरान में। और इस बीच टर्की के राष्ट्रपति उनका अर्दोआन का एक बयान आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है। उन्होंने इस्राइल पर बड़ा आरोप लगाया है और यह कहा है कि हिटलर के बाद सबसे ज्यादा लोगों की जो जान लेने वाला यानी मैसेकर करने वाला व्यक्ति और बेंजामिन नेतन्याहू है। उन्होंने इस्राइल के प्रधानमंत्री पर एक बड़ा आरोप लगाया है। लेकिन अमलेंदु जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसको लेकर जिस तरह से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ माहौल बन रहा है, वहां पर क्रिस वान हॉलैंड जो डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर हैं, उनका ट्वीट देखते हैं। उन्होंने इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप को घेरा है और कहा है कि आप ऐसे ही अपनी मर्जी से अमेरिका को युद्ध में नहीं घसीट सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रंप को कांग्रेस की अनुमति के बिना यानी वहां की संसद की अनुमति के बिना अमेरिका को युद्ध में नहीं घसीटा जा सकता, क्योंकि उन्हें ऐसा करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। और ये प्रदर्शन हम देख रहे हैं अमेरिका के तमाम शहरों में, न्यूयॉर्क में और भी कई शहरों पर ये प्रदर्शन हो रहे हैं। और ये प्रदर्शन हो रहे हैं ईरान और इस्राइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, और जिस युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप इस्राइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये बार बार ये आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका कभी भी इस युद्ध में उतर सकता है प्रत्यक्ष रूप से, और उसको लेकर वहां पर अमेरिका में उसके खिलाफ प्रदर्शन ये हो रहे हैं। हाँ, अमेरिका में इसके प्रदर्शन हो रहे हैं। और जो सीनेटर है क्रिस वान हेलोन, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, उन्होंने कहा है, समीर जी, अपना वीडियो पोस्ट किया उन्होंने, और कहा कि संविधान साफ साफ कहता है कि राष्ट्रपति को कांग्रेस की अनुमति के बिना ईरान के साथ युद्ध छेड़ने का अधिकार नहीं है। मैं ट्रंप को अकेले दम पर हमें मध्य पूर्व के किसी और युद्ध में घसीटने के लिए, रोकने के लिए सभी दलों के प्रयासों का पूर्ण समर्थन करता हूँ। यानी कि जितने भी दल हैं वहां अमेरिका में, वो सब ट्रंप के खिलाफ एकजुट होंगे। या देखिए उनका ट्वीट है जारी करते हुए उन्होंने इसको कहा है, जो क्रिस वान हॉलैंड है, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है, समीर जी। और इनके खिलाफ बड़े प्रदर्शन जो हो रहे हैं, न्यूयॉर्क की सड़कों पर बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, और पूरे देश में जो है, पूरे अमेरिका में लोग जो है ट्रंप और नेतन्याहू को के क्षेत्र को युद्ध के कगार पर ले जाने के प्रयासों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। ये वहाँ पे देखा जा रहा है, समीर जी। और टाइम्स स्क्वायर जो वहाँ का सबसे बड़ा एक समझा जाता है, वहाँ पर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। और ये कहा जा रहा है कि इस नरसंहार को रोकने के लिए अमेरिका जो है वो इसको नेतन्याहू को रोके और नेतन्याहू को गिरफ्तारी की जाए। तो नेतन्याहू की गिरफ्तारी की मांग अमेरिका में, समीर जी, उठने लगी है। और व्हाइट हाउस के बाहर भी जो प्रदर्शन हो रहा है, और व्हाइट हाउस के प्रदर्शन की भी तस्वीरें वो भी हम लोग दिखा रहे हैं आपको। ये सब व्हाइट हाउस में प्रदर्शन हो रहा है। वहाँ का एक संगठन है द पीपुल्स फोरम न्यूयॉर्क का, उसने जो है इसका आयोजन किया है, और वही ये सारी विजुअल्स जारी कर रहा है। और बड़ी संख्या में लोग जो है वहाँ जुटे हैं, और ट्रंप के और नेतन्याहू के खिलाफ वहाँ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। तो अगर ये बड़ा मायने रखता है अमलेंदु जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डोनाल्ड ट्रंप की जो तमाम टैरिफ पॉलिसी है, और उनके जो दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, उसको लेकर वहां पूरे अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन आमतौर पर ये प्रदर्शन रविवार के दिन होते हैं, यानी छुट्टी के दिन। वीक डेज में ये प्रदर्शन होने का मतलब, इसकी गंभीरता को समझा जा सकता है कि अमेरिका में आम लोग इस जो इस्राइल के साथ डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए हैं, उसको लेकर वो कितनी नाराजगी है वहां के लोगों में। हाँ, बहुत ज्यादा नाराजगी है। और समीर जी, ये देखा जा रहा है कि अमेरिका में ये कहा जा रहा है कि ये नेतन्याहू जो है ये मानवता का हत्यारा है, और इसको गिरफ्तार किया जाए।
और डोनाल्ड ये ट्रंप जो है वो इसका साथ छोड़ने नेतन्याहू का। लेकिन ट्रंप ने कल साफ तौर पे कहा है कि नेतन्याहू बहुत अच्छे आदमी हैं और इजराइल ने उनको गंभीरता से नहीं लिया। यानी इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ माहौल बन रहा है और इसीलिए नेतन्याहू इजराइल को युद्ध में झोंके हुए और नेतन्याहू के समर्थन में ट्रंप आ रहे हैं, तो ट्रंप की खिलाफत अमेरिका में हो रही है। तो समीर जी, जो अभी तक कोशिशें थी इनकी कि ये ईरान में जो खमेनेई के माहौल बनाएंगे, तो माहौल वहां नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में और ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में बन रहा है। जी बिल्कुल। तो इसको लेकर एक जो ईरान और इस्राइल के बीच युद्ध चल रहा है उसको लेकर अमेरिका में जबरदस्त तरीके से हलचल है और यहां पर तबाही तो ईरान और इस्राइल दोनों जगह हो रही है और इन दोनों देशों के आम नागरिकों को इसका सामना करना पड़ रहा है, वहां रहने वाले विदेशी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अमेरिका में इस युद्ध के खिलाफ जो माहौल बन रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस्राइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और इस्राइल में भी वो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ यानी वहां के प्रधानमंत्री के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जिनके खिलाफ इस्राइल में काफी विरोध हो रहा है इस युद्ध को लेकर। और अमेरिका में भी युद्ध का विरोध हो रहा है। आप लगातार ये जो तस्वीरें देख रहे हैं अमेरिका के अलग अलग जगहों पर, अब व्हाइट हाउस के बाहर यानी राष्ट्रपति के दफ्तर के बाहर भी इस तरह से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। न्यूयॉर्क से तस्वीरें आ रही हैं, कई शहरों से विरोध की तस्वीरें आ रही हैं। युद्ध का विरोध किया जा रहा है और इस्राइल के साथ अमेरिका के खड़े रहने का भी विरोध किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, इस्राइल के साथ अमेरिका के खड़े होने का विरोध किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ट्रंप जो है वो अमेरिका को युद्ध में झोंकने वाले कोई नहीं होते हैं। उनको पहले वहां की संसद है जिसे कांग्रेस कहा जाता है उससे अनुमति लेनी होगी। अब हमारा मीडिया यहाँ ये भी चला सकता है समीर जी की कांग्रेस है वहां, इसका मतलब राहुल गांधी से अनुमति लेनी होगी और खड़गे से अनुमति लेनी होगी। यहाँ तो मूर्खों की जमात है पूरी, चला दिया था यहाँ तो कि तुर्की में कांग्रेस का दफ्तर है, तुर्की कांग्रेस को। तो यहाँ ये भी कह सकते हैं कि वाशिंगटन में कांग्रेस जो है उसका दफ्तर है और उससे अनुमति लेनी होगी ट्रंप को। इसलिए स्पष्ट करना जरूरी है कि कांग्रेस का मतलब अमेरिकी संसद से अनुमति लेने की बात की जा रही है। इसलिए है, वरना तो यहाँ कोई गोस्वामी टाइप के लोग जो है वो बता देते हैं तुरंत कि साहब वहाँ कांग्रेस का दफ्तर है और तुर्की में। तो ये बताना जरूरी है कि कांग्रेस का मतलब अमेरिका में वहाँ की संसद है उसको कांग्रेस कहा जाता है। तो वहाँ ये कहा जा रहा है कि उससे संसद से अनुमति लेनी होगी। हालांकि ट्रंप का इस समय वहाँ की कांग्रेस में बहुमत है, फिर भी उसके बावजूद युद्ध के विरोध में आवाजें अब वहाँ उठना खड़ी मतलब आवाजें खड़ी होना शुरू हो गई हैं। और इधर जो जिस तरीके से ईरान ने समीर जी हमला किया इजराइल के ऊपर आज, और उसके बाद अब जो है अब रोने की बारी इजराइल की शुरू हुई है। और ये कहा है इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि अब तो ईरान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। भाई अब तक आप क्या कर रहे थे? आप जब वहां बच्चों को मार रहे थे तब वो रेड लाइन आप क्रॉस नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जब इजराइल ने हमले किए हैं आपके सैन्य ठिकानों पे तो आप कह रहे हैं कि ईरान ने जब हमले किए तो आप कह रहे हैं कि ईरान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। राष्ट्रपति हैं वहां के इजराइल के इसहाक हर्जोग, उन्होंने ट्वीट किया, हम आपको ट्वीट भी दिखा सकते हैं समीर जी। और लिख रहे हैं कि गहन देखभाल में एक बच्चा उनके बिस्तर के पास एक माँ बिस्तर के बीच भागता हुआ डॉक्टर नर्सिंग होम। तो बड़ी हैरानी की बात है, ये ट्वीट हम लोग दिखाते हैं इसहाक हर्जोग का और उसमें वो बता रहे हैं कि अस्पताल में किस तरीके से एक बच्चा अपनी मां के पास है, नवजात बच्चा है। और ये वो उस इस्राइल के ये राष्ट्रपति हैं जो पिछले काफी दिनों से गजा में जो कुछ कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र बार बार कह चुका है कि वहां पर मानवीय स्थिति जो है बहुत खराब है और पूरी तरीके से उसकी अनदेखी की जा रही है। किस तरह से वहां पर आम लोगों पर, नागरिकों पर बम बरसाए जा रहे हैं। WHO वहां पर भुखमरी की बातें कर रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद वहां पर राहत सामग्री तक जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। हाँ, राहत सामग्री जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है और राहत सामग्री के लिए जो शेल्टर बने हुए हैं वहां निर्दोष नागरिकों को मारा जा रहा है। हमले हो रहे हैं। कल फिर हमले हुए, 16 लोग मारे गए, उससे परसों जो थे 45 मारे गए थे। तो इस तरीके से हमले हो रहे हैं। आज बता रहे हैं साहब वहाँ के राष्ट्रपति जो इसहाक हर्जोग कि ये जो अस्पताल है इस अस्पताल में तो फिलिस्तीनी भी आकर अपनी जो थी वो चिकित्सा देखभाल कराते थे। यानी आप वहाँ फिलिस्तीन में मार रहे हैं लोगों को और यहाँ बता रहे हैं कि अस्पताल में आपका जो सैन्य अस्पताल है जहाँ आपके सैनिकों का इलाज होता है, आप बता रहे कि इसमें तो फिलिस्तीनी भी आकर अपना इलाज कराते थे। तो अब किस तरीके से आड़ लेना शुरू कर दिया, चूंकि अब चोट हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए कि आज सुबह जब ईरान ने हमला किया मिसाइल से, तो वहां की जो सेना है IDF जो है उसने कहा कि हमारा जो आसमान है उस पर अब हमारा नियंत्रण नहीं रहा है। जी हाँ, ये स्वीकार कर लिया और आपको अगले आदेश तक कहा जाता है कि आप सुरक्षित स्थानों पर रहें, बंकरों में रहें। ईरान से मिसाइल के अटैक हो रहे हैं, हम उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे आसमान पे हमारा नियंत्रण नहीं रहा है। तो कल तक जो ट्रंप कह रहे थे कि ईरान के आसमान पे हमारा नियंत्रण हो गया है, वो इजराइल स्वीकार कर रहा है कि उसका नियंत्रण अपने आकाश पर नहीं रहा है। और ये बात ईरान ने कही थी कि हमारा अब नियंत्रण इजराइल के उस पर हम जहां चाहें वहां लक्ष्य करके अब मार सकते हैं और हम सीधे सीधे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे। और सीधे सीधे सैन्य ठिकानों को ही आज निशाना बनाया है ईरान ने।
जी बिल्कुल। और इस पूरे मामले में अमलेंदु जी ये भी बहुत दिलचस्प बात है कि ईरान की तरफ से या ईरान की जो ये डिफेंस फोर्सेज हैं, आईडीएफ हैं, उनके कई बयान, विरोधाभासी बयान आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहते हैं और ये कुछ कहते हैं। जो भी आपने एक उदाहरण दिया कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ईरान के वायु क्षेत्र पर ईरान का अधिकार नहीं रहा, और ये कह रहे हैं कि इसराइल पर हमारा ही अधिकार नहीं रहा। वहाँ के जो डिफेंस फोर्सेज के प्रमुख हैं वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। और जब शुक्रवार को इसराइल ने ईरान पर हमला किया, उसके बाद जब प्रतिक्रिया में ईरान के हमले हुए, मिसाइल से वहां पर दागे गए, उसके बाद से आसमान का, जो इसराइल के ऊपर का आसमान है, उसका रंग बिल्कुल बदला हुआ है। वो दिखा रहा है कि किस तरीके से इस पूरे हमले की भयावहता को दिखा रहा है। तो अब सीधे तौर पर जो इसराइल डिफेंस फोर्सेज हैं, आईडीएफ, उसके प्रमुख का कहना है कि वहां पर, यानी जो एयर एरिया है वहां पर, उस पर उनका अधिकार नहीं रहा। ये दिखा रहा है कि किस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं। और ईरान ने चेतावनी दी भी थी कि जिस तरह से इसराइल ने उसके सैन्य अधिकारियों पर, परमाणु ठिकानों पर हमला किया है, जवाब में उसके सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए जाएंगे। और वो हमले लगातार, अमलेंदु जी, जारी है। और कुछ अपडेट हो तो बताएं आप। हाँ समीर जी, अपडेट काफ़ी आ रही है। तो अब एक तरह से कहा जा रहा है कि ये जो अपने नेतन्याहू साहब हैं, अब ये भी बाहर आ रहे हैं और ये जो है बहुत घबराए हुए जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं, नेतन्याहू। और पूरे इजराइल में जो है एक तरीके से समीर जी कहा जाए कि काफ़ी ज़्यादा अब जो है वह मतलब मचा हुआ है, पूरे देश में सायरन बज रहे हैं। और ईरान लगातार जो हमले कर रहा है, और ईरान ने साफ तौर पे चेतावनी दे दी है कि हमारे ये हमले जो इन सैन्य ठिकानों पर ये जारी रहेंगे और हम इसको जो है पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे। या जो इसके प्रवक्ता हैं, जो ऑपरेशन प्रॉमिस जो कहा गया 3, इसके प्रवक्ता जो हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हम आपको एक पल के लिए भी बंकर से बाहर नहीं निकलने देंगे। ये उन्होंने जो था वो कहा। अब जो यानी लगातार मिसाइलों से हमले जारी रहेंगे वहां पर, उनके कहने का मतलब ये है, और वो दिखाई भी पड़ रहा है। लगातार मिसाइलों से हमले जारी रहेंगे। और जैसे ही उन्होंने ये पोस्ट किया समीर जी, ट्विटर पे उनका ये आया, उसके बाद तुरंत जो थे वो हमले शुरू हो गए। और ये हमले इतने जोरदार थे कि एक तरह से कहा जाए कि पूरी बुरी तरीके से, मतलब चीख पुकार जो आप कह सकते हैं, कि वो मचना शुरू हो गई पूरे इजराइल में। अब बेंजामिन नेतन्याहू जो है, उन्होंने कुछ ट्वीट किया है समीर जी, और जो ट्वीट किया है बेंजामिन नेतन्याहू, एक तो नाम ऐसे है कि बाबा जो लेने में दिक्कत होती है। और बेंजामिन, ईरान के लोगों के नाम बिल्कुल अलग है, इसराइल के लोगों के नाम बिल्कुल अलग है, अमेरिका के लोगों के नाम बिल्कुल अलग है। और मुंह से कभी इजराइल निकल जाता है, इजराइल को ईरान निकल जाता है। तो हमारे दर्शक जो उसको भी क्षमा करेंगे, फिर हम उसको सुधार लेते हैं। तो उनका कहना है नेतन्याहू का कि हम तेहरान में बैठे तानाशाहों से पूरी कीमत वसूलेंगे। अभी उन्होंने ट्वीट किया है। और उनका कहना है कि ईरान द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल से एक बड़े अस्पताल पर हमला किए जाने के बाद इजराइल जोरदार तरीके से जवाब देगा। और उन्होंने लिखा कि ईरान के आतंकवादी तानाशाहों ने बीर शेवा के सोरो का अस्पताल और देश के केंद्र में नागरिक आबादी पर मिसाइलें दागी। हम तेहरान में बैठे तानाशाहों से पूरी कीमत वसूलेंगे। ये उनका जो है वो कहना है समीर जी। तो ये इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक तरीके से एक बार फिर धमकी दी है कि ईरान के तानाशाहों से, उनका सीधा मतलब वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्लाह अली खमेनेई, उनसे है, और उनकी कीमत। और चूंकि उनको ही हटाने की ये कहा जा रहा है, ये बातें चल रही हैं जो जियोपॉलिटिकल क्षेत्र में, कि खमेनेई को हटाने की साजिशें की जा रही हैं, और उन साजिशों में इसराइल का साथ दे रहा है अमेरिका, या यूँ कहें कि वो साजिशें अमेरिका की ओर से की जा रही हैं और उसमें मोहरा बनाया जा रहा है, फ्रंट पर खड़ा किया गया है इसराइल को। तो अमेरिका और इसराइल ये दोनों मिलकर जिस तरीके से ईरान के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहे हैं, उससे इन दोनों देशों के भीतर भी एक विद्रोह की स्थिति पैदा हुई है। तभी जो आप लगातार हम आपको विजुअल्स को, तस्वीरों को दिखा रहे हैं कि अमेरिका के अलग अलग शहरों में, राजधानी वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, कई शहरों में किस तरीके से इस लड़ाई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। और इस जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनकी आलोचना हो रही है कि वो क्यों इस लड़ाई को बढ़ावा दे रहे हैं और इसराइल के साथ खड़े हैं। उधर इसराइल में भी आम जनता जिस तरीके से परेशान है, बेंजामिन नेतन्याहू पर आरोप लग रहे हैं कि वो अपनी राजनीतिक हैसियत को बरकरार रखने के लिए, कि उस पर कोई चुनौती न दी जाए, सवाल न खड़े किए जाएं, वो देश को लगातार युद्ध में झोंके हुए हैं।
पहले भी उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए और एक बार फिर उनके खिलाफ नाराजगी वहां पर बढ़ती दिखाई पड़ रही है। हाँ समीर जी, उनके खिलाफ नाराजगी काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है और ये नाराजगी जो है वो किस तरीके से आएगी सामने, ये देखा होगा। इधर समीर जी, इराक के जो शीर्ष शिया धर्मगुरु हैं उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है और कि अगर इराक के नेतृत्व को निशाना बनाया गया, यानी जो अब कहा गया था टोटल सरेंडर, अनकंडीशनल सरेंडर ट्रंप की तरफ से, उस पर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया गया तो पूरे क्षेत्र में व्यापक अराजकता फैल सकती है। और शिया धर्मगुरु हैं ग्रैंड अयातुल्लाह अली सिस्तानी, उन्होंने ईरान के नेतृत्व को निशाना बनाने के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि ईरान इजराइल युद्ध पूरे क्षेत्र को अराजकता में डुबो सकता है। ईरान के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाने से व्यापक अराजकता फैल सकती है, जिससे उसके लोगों की पीड़ा बढ़ जाएगी, सभी के हितों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचेगा। और आपको याद होगा अभी कल इमैनुअल मैक्रोन ने, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी इस बात को लेकर इस युद्ध को रोकने की कोशिशें करने की अपील की और खासतौर पर उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को घेरा कि उनकी कोशिशें इसमें कामयाब हो सकती हैं कि दोनों देशों के इस युद्ध को रोकने की कोशिश करें, अन्यथा इसका विस्तार होता जाएगा और वो पूरे उस क्षेत्र के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन अमलेंदु जी, इसको लेकर अमेरिका जिस तरह से इसराइल के साथ खड़ा है और ईरान को लगातार वो धमकी दे रहा है, कोशिश वो चाहता है कि ईरान उसके साथ परमाणु समझौता कर ले, तो अमेरिका जानबूझकर उस पर ये आरोप लग रहे हैं, यहां तक कि उनके देश के भीतर भी आरोप लग रहे हैं कि इस लड़ाई में आग में घी का काम कर रहा है इसराइल के साथ खड़ा होकर और ईरान को धमकी देकर। हाँ। यानी जहां उसको उम्मीद की जा रही है कि वो शांति के प्रयास कराए, एक बार उनका बयान आया भी कि मध्यस्थता की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन लगातार वो इस युद्ध को भड़काते ही दिखाई पड़ रहे हैं इसराइल के साथ खड़े होकर। हाँ, इसराइल के साथ खड़े होकर लगातार युद्ध को भड़का रहे हैं और तमाम बातें जिसकी करें। हालांकि कल उन्होंने बड़ा डिप्लोमेटिक बयान दिया व्हाइट हाउस के बाहर, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप ईरान पर हमला करेंगे, तो उनका कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ नहीं भी कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ कोई नहीं जान सकता, मैं खुद नहीं जान सकता जी। यानी अपने बारे में खुद ही उन्होंने बता दिया कि वो बहुत अनिश्चित व्यक्ति हैं, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं, उन्हें नहीं मालूम। लेकिन अगर वो कुछ करते हैं समीर जी, तो उनके खिलाफ अमेरिका में विद्रोह बड़ा हो जाएगा और कुर्सी ट्रंप की जा सकती है। आप खामेनेई की कुर्सी छीनने की कोशिश करेंगे, लेकिन पूरी दुनिया में जिस तरीके से माहौल बन रहा है और ट्रंप के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है, अमेरिका में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, तो ट्रंप को कहीं लेने के देने अमेरिका में ही ना पड़ जाए, ये सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, इसको लेकर सबसे जो कह लीजिए कि परेशानी में फंसे दिखाई पड़ रहे हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, क्योंकि उनके ही देश में न केवल आम लोग बल्कि डेमोक्रेटिक पार्टी यानी विपक्षी दलों के लोग भी एकजुट होकर खड़े हो गए हैं और विरोध में उस लगातार कई जगहों पर कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। और इस बीच ईरान और इसराइल एक दूसरे पर जबरदस्त हमले जारी रखे हुए हैं। इसराइल के ऊपर वहां पर एक हॉस्पिटल में ईरान के मिसाइल्स के गिरने की खबर है और इसराइल ने दावा किया है कि कई लोग उसमें घायल हुए हैं और ये बहुत ही भयानक हमला है। उसके बाद प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने जबरदस्त धमकी दी है ईरान को कि उसके जो तानाशाह हैं यानी वहाँ के शासक हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि आयतुल्लाह अली खमेनेई का भी कल बयान आया और उन्होंने भी, जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने धमकी दी थी और सरेंडर करने को कहा था कि बिना शर्त आप सरेंडर करिए, सीधे तौर पर उन्होंने खारिज कर दिया और ये उस धमकी का भी जवाब दिया कि धमकी देने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। जिस तरीके से इसराइल के हमले करने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो एक अमेरिका के लोगों में एक डर ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि जगह जगह जो उसके सैन्य ठिकाने हैं उस पर अगर अमेरिका इसराइल के साथ खुले तौर पर युद्ध में आ जाता है तो उसके तमाम सैन्य ठिकाने इस ईरान के निशाने पर, बैलिस्टिक मिसाइलों के निशाने पर आ जाएंगे कि वो अमेरिकी जो ठिकाने हैं उन पर हमले करें। जी, तो ईरान ने तो साफ कह दिया कि हम, चूंकि शुरुआत जो इजराइल ने की तो इजराइल भुगतेगा उसको, लेकिन इजराइल के साथ जो आएगा वो भी भुगतेगा। हाँ। तो अगर अमेरिका इजराइल के साथ आएगा तो भुगतेगा, वरना पागल उत्तर थोड़ी कहता है ईरान को कि अमेरिका पे हमले करेगा। तो ये उसकी तरफ से साफ तौर से कह दिया गया है। अब वहाँ समीर जो इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री हैं उरियल बुसो, उन्होंने कहा है कि ईरान ने देश के दक्षिण में बेयर शेवा में सोरोका अस्पताल को मिसाइल से निशाना बनाकर रेड लाइन पार कर दी है। और इजराइल का जो आर्मी रेडियो है उसने बुशो के हवाले से कहा है कि यह ईरानी शासन द्वारा किया गया युद्ध अपराध है। अब इसका जवाब जो है वो जो उसके ईरान के स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने समीर जी इसका जवाब उन्होंने दिया है। और उन्होंने जो जवाब दिया है ईरान के उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री ने नहीं विदेश मंत्री अरागची सैयद अब्बास अरागची, और उनका जो कहना है वो ये साफ तौर पर कहना है कि अब तक पूरी दुनिया को यह पता चल जाना चाहिए कि ईरान केवल आत्मरक्षा में काम करता है,
हमारे लोगों के खिलाफ सबसे अपमानजनक आक्रमण के बावजूद ईरान ने अब तक केवल इजरायली शासन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है, ना कि उन लोगों के खिलाफ जो इसे सहायता बढ़ावा दे रहे हैं। यानी स्पष्ट कर दिया कि वो नागरिक ठिकानों पर उसके हमले नहीं हो रहे नहीं, और अगर अमेरिका भी सहायता कर रहा है तो उसके खिलाफ भी अभी हमने नहीं किया, हमने केवल इजराइल को ही निशाना बनाया है। जिस तरह नेतन्याहू ने कूटनीति को नष्ट करने के लिए युद्ध का निर्माण किया, उसी तरह दुनिया को विफल इजरायली शासन द्वारा दूसरों को बचाने और आग को क्षेत्र और उससे आगे तक फैलाने के बढ़ते प्रयासों के बारे में अत्यधिक चिंतित होना चाहिए। दूसरा, ईरान ने कार्रवाई में साबित कर दिया है कि उसने हमेशा सार्वजनिक रूप से खुद को किस बात के लिए प्रतिबद्ध किया है। हमने कभी परमाणु हथियार नहीं मांगे हैं और ना ही कभी मांगेंगे। यदि अन्यथा क्षेत्र के एक पात्र परमाणु सशस्त्र शासन द्वारा वर्तमान आक्रमण से बेहतर और अमानवीय हथियारों को विकसित करने के लिए हमें और क्या बहाना चाहिए। यानी इजराइल ने हम पर हमला किया परमाणु संपन्न राष्ट्र ने, तो ऐसे में हमारे पास बहाना है कि हमें परमाणु शस्त्र चाहिए, चूंकि परमाणु संपन्न राष्ट्र ने हम पे हमला किया, लेकिन हमने ये हथियार नहीं मांगे। ये उन्होंने स्पष्ट किया और उन्होंने कहा कि ईरान गर्व और बहादुरी के साथ आत्मरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग करना जारी रखेगा और हमलावर को पछताने, उसकी गंभीर गलती की कीमत चुकाने पर मजबूर करेंगे। और आगे उन्होंने लिखा कि नाजायज नरसंहारों को कब्जा करने वाले इजरायली शासन को छोड़कर हम कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध हैं। पहले की तरह हम अपने दृष्टिकोण में गंभीर और दूरदर्शी हैं। ये उन्होंने साफ तौर पर कहा। जी बिल्कुल, ये कहा है। और निश्चित तौर पर चूंकि पहले इजराइल ने हमला किया, उसके बाद ईरान को अपने रक्षा में ये हमले उस पर करने पड़े, इसी वजह से इस पूरे मामले में तमाम देश जो ईरान के साथ खड़े हैं, तो ईरान को इसका फायदा भी मिल रहा है क्योंकि उसने आत्मरक्षा में हमला किया। और अब आत्मरक्षा में इजराइल के हमला करने की बात वो प्रमाणित नहीं हो रही है, क्योंकि वो जिस तरह से उसने सबसे पहले ईरान पर हमला किया है, तो उसको कम से कम वो एक्सक्यूज नहीं मिल रहा है। और इधर बीच जिस तरह से एक पूरी दुनिया में लामबंदी हो रही है, अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, दुनिया के तमाम देश ईरान के साथ खड़े हैं, कई मुस्लिम देशों ने अपना एक समर्थन दिया है ईरान को और इजराइल के हमले की निंदा की है। उसको देखते हुए ये लग रहा है और ये आशंकाएं जताई जा रही हैं कि कहीं ये युद्ध और लंबा खींचने के अलावा कहीं इसका विस्तार न हो और दुनिया के तमाम और देश भी इसकी चपेट में ना जाए। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है कि अमेरिका क्या एक परोक्ष रूप से ही इसके साथ, इजराइल के साथ रहेगा या फिर वो सीधे तौर पर युद्ध में शामिल होता है। जिस तरीके से अमेरिका में आम लोग और वहां पर विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं, उसको देखते हुए अब इसकी संभावनाएं कम ही है कि अमेरिका सीधे तौर पर इस युद्ध में अमलेदुजी दखलंदाजी करने वाला है। हाँ, मुश्किल है कि अब सीधे दखलंदाजी करेगा अमेरिका, लेकिन ये ट्रंप है, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी झोंक सकते हैं अमेरिका को, चूंकि उनकी भी इच्छा है कि वो राष्ट्रपति बने रहें। जी, बार बार इच्छा जता चुके हैं कि उनका लंबा शासन हो, और 4 साल का है उनका समय, 1 साल तो लगभग निकल ही चुका है। तो इसलिए अब उनको दिक्कत है, लग रहा है कि मतलब वो लंबे समय तक बने रहे। तो क्या वो भी नेतन्याहू बन सकते हैं अमेरिका के? अगर इस तब बढ़ते हैं तो इस नुकसान इसका, अगर नेतन्याहू बनने की कोशिश करेंगे तो परिणाम इसके जो है भुगतने पड़ेंगे ट्रंप को। ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है, क्योंकि दुनिया पहले जैसी नहीं है जैसी ट्रंप समझ रहे हैं, और अब काफ़ी तरीके प्रतिवाद मतलब दुनिया की तरफ से हो रहे हैं। तो ये देखा जाएगा कि आप किस तरीके से ट्रंप इसमें कूदते हैं। लेकिन जिस तरीके से समीर जी अब प्रतिरोध हो रहा है अमेरिका में ही, और ट्रंप के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं अमेरिका में, वहाँ ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं, उससे ये साफ तौर पर लगता है कि ट्रंप के लिए अब सीधे सीधे इस युद्ध में उतरना इतना आसान नहीं होगा जितना वो अभी तक समझ रहे थे। जी बिल्कुल, देखेंगे कुछ तस्वीरें, कुछ विजुअल्स देखेंगे जो प्रदर्शन हो रहे हैं वहाँ पर अमेरिका के अलग अलग शहरों में, न्यूयॉर्क सिटी में हो रहा है, यहाँ तक कि व्हाइट हाउस के बाहर भी प्रदर्शन हो रहा है। उन कुछ विजुअल्स को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और इससे पता लग रहा है कि कैसे एक अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जिस तरह से वो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं इस युद्ध में, उनके खिलाफ कैसे वहां पर माहौल बन रहा है। और वहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सीनेटर हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अकेले कोई फैसला नहीं ले सकते हैं, इसके लिए जो संविधान में जो कहा गया है, प्रावधान है, उनको कांग्रेस की यानी वहां की संसद की अनुमति लेनी होगी। ये विजुअल्स वहां के प्रदर्शन के हैं न्यूयॉर्क सिटी के, और लगातार इस लड़ाई के खिलाफ और अमेरिका इजराइल जिस तरीके से इजराइल के साथ खड़ा हुआ है उसके खिलाफ वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल में भी ये आवाजें उठ रही हैं, चूंकि वहां पर इतना मौका ही नहीं मिल रहा है कि लोग बाहर निकलकर प्रदर्शन करें। लगातार मिसाइलों से हमले हो रहे हैं अलग अलग शहरों पर, खासतौर पर वहां पर तेल अवीव और हाइफा जो कि पोर्ट सिटी है, बंदरगाह शहर है, वहां हमले हो रहे हैं। लेकिन विरोध की आवाजें वहां से निकल रही हैं। पिछले दिनों हमने दिखाया था किस तरह से कुछ जो मानवाधिकार संगठन है उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर कई सारे आरोप लगाए और कहा कि अपनी राजनीतिक हैसियत बनाए रखने के लिए उसको चुनौती न मिलने पाए, वो बार बार देश को युद्ध में धकेल रहे हैं। बिल्कुल युद्ध में धकेल रहे हैं कि एक तो जो वहाँ का एक मानवाधिकार संगठन है इजराइल का, जी,
उसने साफ तौर पे कहा कि ये युद्ध अपराधी है बेंजामिन नेतन्याहू, और इसने गाजा में भयंकर जनसंहार किया है और इसको सजा होनी चाहिए। और उसने कहा कि ये चूंकि बने रहना चाहता है राष्ट्रपति वहाँ का, मतलब सत्ता में प्रधानमंत्री बने रहना चाहता है, सत्ता पे काबिज रहना चाहता है, तो इसलिए इसने अपने अपराध छुपाने के लिए ईरान के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है, ताकि गाजा में जो उसने युद्ध अपराध किया है उसकी तरफ लोगों का ध्यान हट जाए और लोग जो है ईरान की तरफ जो है मुखातिब हो जाए। और इसमें थोड़ी सी कामयाबी मिली भी है नेतन्याहू को कि गाजा में जो हमले करता, जैसे कल 145 जो है वो जाने लेनी है गाजा में। अभी खबर आ रही है कि एक व्यक्ति को वहां फिलिस्तीन में मार दिया है इजराइल ने। तो इस तरफ किसी का ध्यान ना जाने पाए कि वो किस तरीके से जनसंहार कर रहा है गाजा में, तो इसके से ध्यान हटाने के लिए उसने ईरान से एक मोर्चा खोल दिया है। लेकिन ये अब उल्टा पड़ रहा है इजराइल को, क्योंकि इजराइल को ये उम्मीद नहीं थी कि ईरान इस तरीके से प्रतिवाद करेगा और 2300 किलोमीटर दूर से बैठकर इस तरीके से हमले करेगा। इजराइल जो हमले कर रहा है समीर जी, उसके पीछे कारण ये है कि अब उसके पास जॉर्डन का और सीरिया का हवाई क्षेत्र है, तब वो हमले कर पा रहा है। लेकिन बिना इसके 2300 किलोमीटर दूर से बैठकर ईरान जो हमले कर रहा है वो हमले कितने जबरदस्त है ये समझे जा सकते हैं कि वो और सटीक हमले जो उसके होने हैं। जैसे उसने कहा कि हम आपके सैन्य ठिकानों पर हमले करेंगे, आज उसने सैन्य ठिकानों पर ही हमले किए। सुबह चेतावनी दी कि आपको बंकरों से हम 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं निकलने देंगे, वो उसने साबित करके दिखा दिया कि पूरे इजराइल में इस समय सायरन बज रहे हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और स्वास्थ्य मंत्री और विदेश मंत्री सबको आकर बाहर जो है बातें करनी पड़ रही है, बयान देने पड़ रहे हैं। सेना को कहना पड़ रहा है कि हमारे हवाई क्षेत्र पर हमारा कब्जा नहीं रहा। जी बिल्कुल, और इसके पहले ही वहां पर ये बयान वहां की सरकार की ओर से, आईडीएफ की ओर से आ ही चुका है कि लाखों लोग इधर उधर भटक रहे हैं शरण के लिए, यानी वहां पर जबरदस्त तरीके से अफरा तफरी मची हुई है। और अब ये दबाव दिखाई पड़ रहा है कि नेतन्याहू को खुद बाहर आकर, पहले तो शुरुआती दौर में जब हमले हुए ईरान के, तब ये पता लगा कि खुद वो बंकर में छिपे हुए हैं। ये भी खबर आई कि वो भागकर ग्रीस चले गए हैं, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हुई और वो खबरें गलत साबित हुई। लेकिन वो ये बयान देने के लिए अब खुद नेतन्याहू को बाहर आना पड़ रहा है। ये दिखा रहा है अमलेंदु जी की हमलों की गंभीरता, भयावहता तो है ही, किस तरीके से इसराइल के भीतर आम लोगों का जो गुस्सा है वो भी दिखाई पड़ रहा है कि उन सारे जो प्रधानमंत्री के अलावा दूसरे मंत्री और सेना प्रमुख तक को बार बार ये बयान देने पड़ रहे हैं और अपडेट देना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, ये बार बार अपडेट देना पड़ रहा है। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये बाहर आके अपडेट देना पड़ रहा है कि किस तरीके से हमले हुए हैं और ईरान अब हमले कर रहा है। अब यानी विक्टिम बनने की कोशिश इजराइल कर रहा है, जबकि अपराधी है वो, अपराधी है। और पूरे अमेरिका में आवाजें उठ रही हैं कि ये अपराधी है और इसको जो है गिरफ्तार करो और इस पर मुकदमा चलाया, जो आईसीजे में चल रहा है मुकदमा, इसको वहां गिरफ्तार करके भेजा जाए। ये वहां से साफ तौर से आवाजें उठ रही हैं और जबरदस्त प्रदर्शन ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ पूरे अमेरिका में हो रहे हैं। यहाँ तक कि व्हाइट हाउस, टाइम्स स्क्वायर और न्यूयॉर्क में जो है जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं। समीर जी, तो ये अमेरिका, इस ईरान और इसराइल की लड़ाई में अमेरिका में भी जबरदस्त राजनीतिक हलचल दिखाई पड़ रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं वहां पर इस युद्ध के खिलाफ। और इसमें जिस तरह से अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है उसको लेकर वहां की आम जनता नाराज है, डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को लेकर नाराज है। और यह भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी स्थिति में प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में अमेरिका को शामिल न करें, और क्योंकि ऐसा करने के लिए पहली बात उनको संविधान, वहां का संविधान इजाजत नहीं देता है, और दूसरी बात यह कि अमेरिका को युद्ध में क्यों झोंका जा रहा है। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ और उनको एक जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है अपने ही देश में। इधर इसराइल में भी आम लोगों में जो नाराजगी है, जो गुस्सा है इस लड़ाई को लेकर, उसमें बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ये दिखाई पड़ रहा है कि बार बार प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और वहां के विदेश मंत्री, इसके अलावा सैन्य प्रमुखों को अब अपडेट देना पड़ रहा है कि इस युद्ध में क्या नुकसान हो रहा है। हालांकि बार बार ईरान को चेतावनी भी दी जा रही है, लेकिन ये चेतावनी या ये धमकियां किसी तरह से वो असर नहीं कर रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि ईरान की तरफ से जो कहा गया कि अभी ये हमले बहुत शुरुआती दौर में हैं, इससे भी ज़्यादा भयानक हमले अभी और भी होंगे, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे दिखाई पड़ रही हैं। कल जिस तरह से सुपरसोनिक मिसाइलों का हमला किया गया, फतह का हमला, और उसका एक जो तबाही मचाई है उसने इसराइल में, उसको देखते हुए भी ये लग रहा है कि जो ईरान की ओर से अभी जो ज़्यादा भयानक हमले बाकी हैं, जो उसका दावा किया जा रहा है। हाँ, उसका दावा जो किया जा रहा है वो हमले में बाकी हैं। और अभी भी कहा है ईरान ने कि हमारे हमले रुकेंगे नहीं। जी, ये साफ तौर पर ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि ये हमले हमारे रुकने वाले नहीं हैं और हम इजराइल के सैन्य ठिकानों पर अपने हमले लगातार जारी रखेंगे। इधर समीर जी, ईरान में
उसके मोसाद के एजेंटों की गिरफ्तारियां जो है वो हो रही हैं, और काफ़ी गिरफ्तारियां जो हुई हैं। ईरानी पुलिस ने घोषणा की है कि इजरायली इकाई के लिए काम करने वाले 18 एजेंटों को मशहद में एक कार्यशाला में टोही और आत्मघाती ड्रोन डिज़ाइन और निर्माण करते समय गिरफ्तार किया गया। और 16 जून को इजरायली सुरक्षा बलों ने ईरान के खिलाफ चल रहे इजरायली सैन्य आक्रमण के बीच इजरायली कब्जे के सहयोग से संबंधित आरोपों पर कई प्रांतों में दर्जनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इस्फहान के मध्य प्रांत में ईरानी पुलिस ने इजरायली शासन के साथ काम करने के संदेह में 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की घोषणा की। जो तस्नीम समाचार एजेंसी है, वहाँ की अर्ध सरकारी एजेंसी है ईरान की, उसके अनुसार इस्फहान की साइबर पुलिस ने 60 व्यक्तियों के एक नेटवर्क का भी खुलासा किया जो कथित तौर पर सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने और इजरायली शासन के हितों की सेवा करने के लिए डिजाइन किए गए गलत सूचना अभियानों में शामिल थे। जी, तो ये ताज़ा अपडेट है, और वहाँ ईरान और इसराइल के बीच जो लड़ाई चल रही है वो खुद इस युद्ध को भड़काता हुआ दिखाई पड़ रहा है इसराइल के साथ खड़े होकर। और अभी G7 की बैठक में भी जिस तरह से अमलेंदु जी वहाँ पर ईरान के इस हमले की निंदा की गई, हमला जबकि इसराइल की तरफ से किया गया, इधर चीन और रूस और टर्की जिस तरह से ईरान के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये लग रहा है कि ये युद्ध को रोकने की कोशिशें नहीं बल्कि हर तरफ से भड़काने की ही कोशिशें हो रही हैं। हाँ, ये हर तरह से युद्ध को भड़काने की कोशिशें हो रही हैं, और साफ तौर पर देखा जाए तो अमेरिका इसमें जो है वो हाथ ताप रहा है, जो हम लोगों का कहा जाता है हाथ ताप रहा है, तो इसमें हाथ ताप रहा है। लेकिन इस हाथ तापने के चक्कर में जो हाथ जलेंगे वो तो इजराइल के जलेंगे जी, और नुकसान उसको हो रहा है, नुकसान उसको हो रहा है। तो इस नुकसान की भरपाई किस तरीके से की? भाई ठीक है, बिल्डिंगें फिर से बन सकती हैं, लेकिन जो नागरिकों की क्षति होगी वो कहाँ से पूरी होगी? और समीर जी, इजराइल में नागरिकों की क्षति को बड़ी गंभीरता के साथ लिया जाता है। आप देखिए कि हमास ने जो हमले किए और उसमें जिस तरीके से हॉस्टेज हुआ, और उसमें किस तरीके से एक तरीके से जो कहा जाए कि मतलब गुस्सा जो है वो इजराइल के नागरिकों में था। तो अब जो इजराइल में जो ये गुस्सा पैदा हो रहा है, इसके लिए सीधे सीधे नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्योंकि तब तो हमास ने हमला किया था तो समर्थन मिला कि हमास को जवाब दिया जाए, लेकिन ये हमला इजराइल ने किया चूंकि ईरान के ऊपर, तो अब वहां भी विद्रोह हो रहा है कि भाई आपने नया मोर्चा क्यों खोल दिया? बिल्कुल। और 2 साल से तो आप हिलगाए हुए हैं हमास के साथ में, और हमास से आप अभी अपने हॉस्टेज वापस नहीं ला पाए पूरे। और अब मतलब जबकि हमास जो है वो एक तरीके से कहा जाए कि जो एक संगठन है, और ये एक सरकार है, पूरा देश है, और आपने पूरे देश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो आपने इजराइल को फंसा दिया और अपने नागरिकों को मरवा रहे हैं। और अमेरिका के साथ मिलकर आप वहां नेतृत्व परिवर्तन की साजिश रच रहे हैं, ये भी कहा गया। आपको क्या लेना देना? चाहे खामेनेई रहे चाहे कोई और रहे, आपको क्या लेना देना है? आप अपने देश को देखिए, आपकी खुद कुर्सी वहां खतरे में, आपको खुद जेल जाना है। तो ये वहां के लोगों में उठाया कि खुद जेल जाने से बचने के लिए नेतन्याहू ने पूरे इजराइल को युद्ध की आग में झोंक दिया, वहां के नागरिकों की जाने जो है वो नेतन्याहू ले रहा है, ईरान नहीं। जी बिल्कुल, और इसको लेकर अमेरिका और इजराइल दोनों ही जगह वहां के आम नागरिकों में जबरदस्त रोष है, नाराजगी। और अमलेंदु जी, एक और महत्वपूर्ण खबर की चर्चा करेंगे, जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कल सुबह सुबह टेलीफोन पर वार्ता हुई। विदेश सचिव ने बयान दिया, जारी किया कि किस तरह से बार बार जो ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो उन्होंने सीज फायर कराया है भारत और पाकिस्तान के बीच, उसको लेकर खरी खोटी सुनाई प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर, जब वो आसिम मुनीर को वो लंच करा रहे थे, उसके बाद उन्होंने फिर कह दिया कि हमने ही युद्ध को रुकवाया है, यानी अपने बयान को एक बार फिर उन्होंने दोहरा दिया, इस दावे के बावजूद कि दोनों के बीच टेलीफोन पर वार्ता होने पर प्रधानमंत्री ने ये कहा था। हालांकि ट्रंप ने भी स्वीकार किया कि वह फोन पर बात हुई थी। जी हाँ, ये स्वीकार करते हुए कहा कि बात हुई, लेकिन युद्ध हम ही ने रुकवाया। हमने बताया उनको, ये भी कहा कि हमने उनको बताया कि हमने युद्ध रुकवाया। जी, अब उस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, उसको सुन लेते हैं। पवन खेड़ा ने क्या कहा है इस वार्ता को लेकर और ट्रंप के दावे को लेकर।